वो रातें चांद के साथ गईं, वो बातें चांद के साथ गईं। अब सुख के सपने क्या देखें जब दुख का सूरज सर पर हो। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो 2014 में देश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें बंधाई गई थीं। लोगों ने मान लिया था कि मोदी जी के रूप में एक अवतारी पुरुष के हाथ में देश की कमान आ गई है, तो अब सबका भविष्य उज्जवल होगा। भाजपा ने लोगों के इसी भरोसे को अच्छे दिन का नाम दिया था। इस अच्छे दिनों में कुछ खास बातें शामिल थीं, जैसे महंगाई दूर हो जाएगी, बेरोजगारी का नामो निशान मिट जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस आ जाएगा, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, भारत विश्व शक्ति और विश्व गुरु दोनों का दर्जा पा लेगा और संघ यानी आरएसएस के लक्ष्य के मुताबिक अखंड भारत की स्थापना होगी। दिन, महीने, साल बीतते गए और इसके साथ ही भाजपा के वादे और जुमले फीके पड़ते गए। देश की हालत जर्जर हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार अब भी काम पर ध्यान देने की जगह जुमलेबाजी में लगी हुई है। पहले सबका साथ सबका विकास का नारा था, फिर इसमें सबका विश्वास जुड़ गया और अब लाल किले से इसी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें सबका प्रयास भी जोड़ दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के बाद अब अगला नंबर हो सकता है कि सब उदास आएगा, क्योंकि देश में फिलहाल हालात ऐसे ही हैं दोस्तों कि हर तरफ उदासी छा रही है। इस उदासी का ही नतीजा है कि हाल के एक सर्वे में मोदी जी की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की गई है और देश के 5 पसंदीदा मुख्यमंत्रियों में भाजपा का एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। भाजपा इस सर्वे को लेकर चिंतित हो सकती है, लेकिन फिलहाल सबकी चिंता का विषय देश के हालात होने चाहिए। अर्थव्यवस्था, ईंधन की कीमतें, रोजगार, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक संस्थाओं की गिरती साख, ऐसे कई मुद्दों पर देश में हालात चिंताजनक हैं। मोदी और शाह की जोड़ी पर देश ने जो उम्मीदें जतलाई थीं, वो रेत के महल की तरह क्यों दरक गईं, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए आज आईने की नजर से इसी बात की पड़ताल करते हैं कि आखिर मोदी शाह के हाथों में देश का भविष्य कितना सुरक्षित है। मगर इससे पहले देखते हैं कि मोदी लहर के थमने की वजह क्या है। आखिर किस कारण, किस वजह से घर घर मोदी का नारा बेघर होता नजर आ रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी का डंका जिस तरह देश में बजा था, उससे ऐसा लगा था कि अभी आने वाले कई वर्षों तक मोदी जी का जादू लोगों पर इसी तरह तारी रहेगा। लेकिन वक्त बीतने के साथ ही मोदी राग का आलाप थमता गया। हाल ही में हुए एक सर्वे से इस बात की पुष्टि भी होती है। इस सर्वे में जनता से सवाल किया गया था कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, जिसके जवाब में मोदी जी के नाम पर सहमत होने वाले लोगों की संख्या महज 24% रही। जबकि यही सवाल पिछले साल अगस्त में पूछा गया था तो 66% उत्तरदाताओं ने मोदी जी का नाम लिया था। हालांकि इस साल जनवरी में केवल 38% लोग ही मोदी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। 66 से 38 और फिर 24% तक मोदी जी के समर्थकों की गिरावट ये बताती है कि उनकी लोकप्रियता तेजी से कम हुई है। अगले आम चुनाव 2024 में होंगे और अगर तब तक ऐसी ही गिरावट जारी रही तो मुमकिन है कि मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी पारी न खेल पाएं। फिलहाल भाजपा के लिए राहत की बात यह है कि मोदी जी अब भी विपक्ष के नेताओं से आगे हैं, लेकिन राजनीति में कब सिक्का बदल जाए कौन जानता है। सर्वे में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के तौर पर 11% लोगों ने पसंद किया है तथा राहुल गांधी को 10% लोगों ने पसंद किया है। योगी आदित्यनाथ को 11% लोग पीएम बनते देखना चाहते हैं, लेकिन देश के 5 लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में उनका नाम शामिल नहीं है, बल्कि भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री का नाम टॉप 5 लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में नहीं है। इस सूची में पहले नंबर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जगह बनाई है और दूसरे नंबर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। इस सर्वे में लोकतंत्र और असहमति के अधिकार पर भी लोगों की राय शुमारी की गई। देश के 47% लोगों का मानना है कि वर्तमान समय में देश के लोकतंत्र को खतरा है। वहीं 51% लोगों का मानना है कि वे वर्तमान समय में किसी भी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का डर रहता है। तो अब इस कसौटी पर आप मोदी सरकार के जुमलों को परख सकते हैं। सबका साथ से लेकर सबका प्रयास तक पहुंचने के सफर में यही समझ आता है कि मोदी जी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उस कहे पर खरा उतरने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो ऐसे बार बार अपने ही नारे को बदलने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें बिना कोई नारा दिए ही सबको साथ लेकर चलना चाहिए था, लेकिन वो सबको बताते रहे कि सबका विकास होगा और उम्मीद करते
करते रहे कि सब उन पर विश्वास भी करते रहे, लेकिन अब इस विश्वास में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। इसीलिए अब मोदी जी ने अपने नए नारे में, यानी अपने नारे में एक नया शब्द प्रयास यानी सबका प्रयास भी जोड़ दिया है। मगर इस नए नारे ने मोदी सरकार की नाकामी को खोल करके रख दिया है। सब अगर अपने स्तर पर प्रयास करते रहे तब भी अच्छे दिन तब तक नहीं आएंगे दोस्तों, जब तक सरकार भी इसके लिए प्रयास नहीं करेगी। लेकिन फिलहाल सरकार प्रयास करना तो दूर, ये मानने को ही तैयार नहीं है कि देश में कहीं कोई कमी है या सरकार की नीतियों में कोई खामी है। लेकिन देश के हालात और भाजपा का डर चीख चीख के वास्तविकता को उजागर कर रहे हैं। सत्ता के 8वें साल में पहुंचकर भाजपा देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। लोकतंत्र में जनता का साथ ही सबसे जरूरी होता है। हर 5 साल में होने वाले चुनाव में जनता बतला देती है कि उसका आशीर्वाद किस दल के साथ है। लेकिन फिलहाल भाजपा का विश्वास डगमगाया लग रहा है, इसीलिए उसके मंत्री जगह जगह आशीर्वाद यात्रा निकालकर अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं। अपने स्वार्थ में भाजपा नेता ये भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि उनकी रैलियों में कैसे कोविड प्रोटोकॉल तोड़े जा रहे हैं। ऐसी ही लापरवाही चुनाव के वक्त भाजपा ने दिखाई थी और उसका नतीजा कोरोना की दूसरी लहर के रूप में देश ने भुगता था। अब तीसरी लहर का खौफ दिखने लगा है। इस बीच टीकाकरण की रफ्तार भी रुकी हुई है। अभी तक केवल 12% आबादी का ही टीकाकरण हुआ है। देश के आर्थिक हालात पहले से बिगड़े थे। कोरोना काल में सरकार की लापरवाही ने इस स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है। जनवरी 2018 से भारत की जीडीपी गिरते हुए अब माइनस में पहुंच गई है। पिछले 3 वर्षों में 7% से अधिक बेरोजगारी दर बनी हुई है। पीएम मोदी ने लाल किले से गति शक्ति योजना के मास्टर प्लान के लिए 100 लाख करोड़ के प्रावधान का जिक्र तो किया, लेकिन क्या आने वाले समय में मोदी जी ये बताएंगे कि आखिर 100 लाख करोड़ आएंगे कहां से? क्या उनके लिए कुछ और सरकारी कंपनियों को बेच दिया जाएगा? मोदी जी बड़े गर्व से ये बता रहे हैं कि 80 करोड़ देशवासियों को उनकी सरकार ने महीनों मुफ्त भोजन कराया है। लेकिन क्या इस बात पर शर्म नहीं आनी चाहिए कि देश में 80 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनकी आय का कोई जरिया नहीं है और वे इतने गरीब हैं कि 2 जून की रोटी की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने लाल किले से देश के छोटे किसानों के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन 9 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के बारे में एक शब्द नहीं कहा। किसानों की आय दोगुनी करने वाली सरकार का सच ये है कि इस वक्त केवल 14% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। किसानों का हितैषी बनने वाले मोदी जी को यह भी बताना चाहिए कि शेष 86% किसान कब एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाएंगे। तो बेरोजगारों, किसानों और महिलाओं सभी ने बड़ी हसरतों से भाजपा के हाथों देश की कमान सौंपी थी, लेकिन अब उनकी हसरतें कांच के टुकड़ों की तरह उन्हें चुभ रही हैं। किसानों पर तो आंसू गैस के गोले से लेकर देशद्रोही बताने तक सारे हथकंडे सरकार ने अपना लिए और अब तो बेरोजगारों पर भी लाठियां बरसाई जा रही हैं। और यूपी की सत्ता में दोबारा आने को लालायित योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तो लाखों नौकरियां देने का ऐसा दावा किया जो लोगों को हजम भी नहीं हो रहा है और अब उस पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां निकालकर नौकरी देने की मांग कर रहे बेरोजगारों पर पुलिस ने पिछले दिनों लाठीचार्ज किया। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई युवाओं को चोट आई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हर साल सैकड़ों सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी जगह नई भर्तियां नहीं कर रही है। इसी तरह 3 साल पहले शिक्षक पद पर चयनित महिलाएं भी 18 तारीख को भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंची ताकि वो सीएम शिवराज सिंह चौहान को राखी बांध सकें और नियुक्ति पत्र का तोहफा मांग सकें, लेकिन पुलिस ने उन सभी शिक्षकों को बाहर ही रोक लिया। इससे पहले 17 अगस्त को दिल्ली में एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थियों पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। ये सभी अभ्यर्थी जंतर मंतर पर अपनी नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें कई महिलाओं समेत छात्र घायल हो गए। नौकरी मांगने पर लाठी बरसाने की ये भाजपाई शैली रोजगार के वादे की हकीकत बता रही है। वैसे बड़े बड़े आंकड़े पेश करना भी भाजपा की खास शैली है। यूपी में योगी सरकार ने इसी शैली के तहत दावा किया कि सरकार ने बीते 4 साल में अलग अलग विभागों में कुल 4,03,793 नौकरियां दी हैं। लेकिन एक आरटीआई में इन नौकरियों के डिटेल्स मांगे गए तो जवाब मिला कि मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे लेकर योगी सरकार पर तंज कसा तो भाजपा की ट्रोल आर्मी जवाब देने उतर आई। वैसे भाजपा का दावा है कि 1,43,445 सरकारी नौकरियां पुलिस विभाग में दी गईं। बेसिक शिक्षा में 1,25,887 नौकरियां दी गईं और यूपी लोक सेवा आयोग में 32,685 नौकरियां दी गईं।
लेकिन कांग्रेस और सपा समेत देश के कई युवा संगठन इस पर सवाल उठा रहे हैं। रोजगार के लिए संघर्ष करने वाले संगठन युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष अनुपम का कहना है, यूपी में बेरोजगारी की स्थिति भयावह है। सबसे बुरी हालत महिलाओं और शिक्षित युवाओं की है। CMIE के अनुसार 2017 की तुलना में स्नातकों में बेरोजगारी दुगुनी हो गई, लेकिन प्रदेश के 28,50,000 बेरोजगारों की पीड़ा समझने के बजाय योगी सरकार झूठा प्रचार कर रही है। वैसे 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों में भी बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर बताया गया था। तो रोजगार देने के सरकार के दावे अगर सच्चे होते तो पिछले साल मोदी जी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को देश के नौजवानों को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का नाम देकर अपना विरोध दर्ज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन लगता है कि सरकार पर ऐसे विरोध और प्रदर्शनों का कोई असर ही नहीं पड़ता है। सरकार को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि महंगाई की मार किस तरह देश के आम आदमी पर पड़ रही है। सोशल मीडिया पर एक जुमला ही चल पड़ा है इन दिनों कि धर्म के नाम पर हम इतने अंधे हो चुके हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए का खाने का तेल और 900 रुपए की रसोई गैस खरीदने पर भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस सिलेंडर की कीमत फिर से 25 रुपए बढ़ गई है, लेकिन पिछले महीने हमने देखा कि इसकी कीमत 834 रुपए थी, अब बढ़कर 859 रुपए हो चुकी है। तेल के दाम बढ़ने से दूध, सब्जी, फल, मांस सब महंगे हो गए हैं और हम खुश हैं कि हिंदुत्व सुरक्षित हाथों में है। धर्म की रक्षा की कीमत देश कैसे चुका रहा है, अब इस पर भी थोड़ा विचार जनता को कर लेना चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि संविधान नाम के धर्म को हम कितना निभा पा रहे हैं। मोदी शाह के भारत में देश की संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों की साख पर कई सवाल उठे। खास तौर पर CBI जैसी संस्था के राजनीतिक दुरुपयोग पर अक्सर चिंता जताई जाती है। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि CBI को CAG की तरह होना चाहिए, जो केवल संसद के प्रति जवाबदेह है। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की स्वायत्तता तभी सुनिश्चित होगी जब उसे वैधानिक दर्जा दिया जाएगा। भारत सरकार को CBI को अधिक अधिकार और शक्तियां देने के लिए एक अलग अधिनियम बनाने के लिए विचार करके निर्णय का निर्देश दिया जाता है, ताकि CBI केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण के बिना कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ अपना काम कर सके। कोर्ट के मुताबिक ये आदेश पिंजड़े में बंद तोते यानी CBI को रिहा करने का प्रयास है। इस तरह महाराष्ट्र विधान परिषद में मनोनयन वाले कोटे को भरने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्यपाल कोश्यारी को उनके संवैधानिक कर्तव्यों की याद दिलाई है। दरअसल राज्य सरकार ने पिछले साल नवंबर में 12 नाम कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्यपाल को भेजे थे, लेकिन 9 महीनों में राज्यपाल कोश्यारी ने न तो उन नामों को मंजूरी दी है और न ही उन नामों का प्रस्ताव राज्य सरकार को लौटाया है। राज्यपाल की इसी मनमानी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, हम जानते हैं कि राज्यपाल अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, लेकिन उनका ये संवैधानिक दायित्व बनता है कि वे राज्य सरकार द्वारा विधान परिषद में मनोनयन के लिए भेजे गए नामों पर यथोचित समय सीमा के भीतर कोई फैसला करें। एंकर 5 तो मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणियां बता रही हैं कि देश में संवैधानिक पदों और संस्थाओं पर कितना राजनीतिक दबाव है। अपने फायदे के लिए की जा रही इस राजनीति से देश की आंतरिक व्यवस्था और सुरक्षा पर भी फिक्र के बादल मंडरा रहे हैं और माननीय गृह मंत्री इसे साजिश बता रहे हैं। 15 अगस्त को जब देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था, उस वक्त मेघालय में ब्लैक फ्लैग डे मनाया गया। काले झंडे लहराए गए, भारत विरोधी नारेबाजी हुई, मुख्यमंत्री कनरॉड संगमा के घर पर बम फेंके गए और राज्यपाल सत्यपाल मलिक के काफिले पर हमला हुआ। मेघालय के पूर्व उग्रवादी चेरिस्टर फील्ड थांगख्यू की पुलिस एनकाउंटर में मौत पर यह सवाल खड़ा हुआ। इससे पहले असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद किस तरह हिंसक संघर्ष में बदल गया, ये भी देश ने देखा है। ये सब तब हो रहा है जब पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के विकास का दावा करते हैं। पिछले महीने ही अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और कई गंभीर मसलों पर चर्चा की थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि सीमा विवाद साजिश के तहत हो रहा है। तो अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और वो अच्छे से जानते होंगे कि कौन से मामले साजिश के तहत रचे जा रहे हैं। ऐसे में ये उनकी ही जिम्मेदारी है कि वो उन साजिशों का पर्दाफाश करें और देश में अमन शांति स्थापित करें। मोदी जी की लोकप्रियता और भाजपा के लिए हमेशा सत्ता में बने रहने से ज्यादा जरूरी है देश के बचे रहना। क्या मोदी शाह की जोड़ी देश को बचाने में अपना योगदान देगी? खैर, शायर ताबिश दहलवी ने ठीक ही फरमाया है कि नफस की जद पे हर एक शोलाए तमन्ना है, नफस की जद पे हर एक शोलाए तमन्ना है, हवा के सामने किसका चराग जलता है।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।